हेलो एवरीवन, आज हम CPWD अकाउंट कोड का टॉपिक कैश स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कैश में क्या क्या इंक्लूड होगा और कैश में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हम किस कैश की बात कर रहे हैं। जो PWD की मेन कैश बुक होती है उसमें हम किसे कैश मानेंगे किसे कैश नहीं मानेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। हम पहले देखेंगे कैश में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो लीगल टेंडर कॉइन्स और नोट्स होते हैं इन्हें हम कैश का पार्ट मानते हैं। जो चेक या डीडीज होते हैं डिस्बर्सिंग ऑफिसर के फेवर में, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फेवर में जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट्स होंगे वो कैश का पार्ट होंगे। सेल्फ चेक भी कैश का ही पार्ट होता है। डिपॉजिटेड कॉल रिसीट्स ऑफ शेड्यूल बैंक्स ये भी कैश में इंक्लूड किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट्स पेएबल ऑन डिमांड ये भी कैश का पार्ट होते हैं। वन रुपी रेवेन्यू स्टैम्प्स ये भी कैश में इंक्लूड किया जाता है। जो इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस इशू किया जाता है एसडीओ को या सबॉर्डिनेट्स को उसे भी हम कैश में इंक्लूड करते हैं। जो अनडिस्पर्स्ड वेजेस होती हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट की उन्हें भी हम कैश में इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। कैश में क्या क्या आता है, लीगल टेंडर कॉइन्स, नोट्स, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है या एसडीओ या डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो भी उसके फेवर में अगर कोई चेक या डीडी है उसे भी हम कैश का पार्ट मानेंगे। सेल्फ चेक जो हम बनाते हैं वो भी कैश का ही पार्ट है। वो एक अलग फॉर्म हो गई कैश की, लेकिन है तो कैश का ही पार्ट। तो डिपॉजिटेड कॉल रिसीट्स ऑफ शेड्यूल बैंक्स ये भी कैश में, ये सारे आपको याद रखने हैं। रेवेन्यू स्टैम्प्स, इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस, डिमांड ड्राफ्ट्स पेएबल ऑन डिमांड, ये सारे क्या हैं, कैश हैं। लेकिन अगर कैश में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, जो काउंटरफिट कॉइन्स होते हैं या प्राइवेट कैश है, किसी इंडिविजुअल की खुद की कैश है, पर्सनल कैश है, वो तो डिपार्टमेंट की कैश नहीं हुई ना, तो उसे कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कैश तो हो ही नहीं सकती, गवर्नमेंट की थोड़ी ना है ये, तो इसे हम कैश में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो चेक्स कॉन्ट्रैक्टर या अदर पार्टीज़ के फेवर में होते हैं वो कैश का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि हम ऑफिस की कैश की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में चेक है तो वो ऑफिस का पैसा नहीं हुआ ना, तो इसलिए हम उसे कैश में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे जो डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एफडीआरस या अदर डिपॉजिट रिसीट्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एट कॉल रिसीट्स जिन्हें हम कैश में इंक्लूड कर रहे थे उनको छोड़ के बाकी की जो भी एफडीआरस या डिपॉजिट रिसीट्स होती हैं उन्हें हम कैश में इंक्लूड नहीं करते। सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स इन्हें भी हम कैश में इंक्लूड नहीं करेंगे, सर्विस बुक तो कैश है ही नहीं। और जो सब कैश चेस्ट में कैश होती है वो भी हम कैश बुक, क्योंकि वो मेन कैश, हम यहाँ पे मेन कैश बुक में जो कैश लिखी जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसे भी हम यहाँ पे कैश में इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो कैश बुक होती है उसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्पर्सिंग ऑफिसर की। कैश बुक को कौन मेंटेन करता है, डिस्पर्सिंग ऑफिसर। किस फॉर्म में, फॉर्म 1 में। तो ये फॉर्म नंबर आपको याद रखना है। जो कैश बुक है वो फॉर्म 1 में लिखी जाती है। इसमें सभी कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो रिसीट्स की हो या पेमेंट्स की। तो जो भी कैश रिसीट्स होंगी या कैश पेमेंट्स होंगी उन्हें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए जो भी पेमेंट्स चेक से की जाती हैं उन्हें भी हम कैश पेमेंट्स कंसीडर करते हैं। तो अगर इन्हें कैश पेमेंट कंसीडर करते हैं तो इन्हें भी हम कैश बुक में लिखेंगे। तो जो भी पेमेंट्स चेक से की जाती हैं वो कैश पेमेंट्स ही होती हैं और इन्हें भी हम कैश बुक में लिखते हैं। लेकिन कुछ पेटी पेमेंट्स होती हैं, जैसे पेटी परचेसेस, लेबर वेजेस, पोस्टेज चार्जेस या फिर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट की वेजेस, इन्हें हमेशा कैश में पे किया जाता है, इनको चेक में पे नहीं किया जाता है। तो इनकी पेमेंट करने के लिए हमें कैश चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ चेक काटते हैं और बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं और अपने कैश चेस्ट में रखते हैं। तो सेल्फ चेक का जो कंसेप्ट है इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कैश आ जाए कैश चेस्ट में। ये एक जनरल रूल है, जब भी कोई पेमेंट की जाती है या फिर मनी रिसीव की जाती है उसकी एंट्री हम एकदम से कैश बुक में करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे जो अर्नेस्ट मनी रिसीव की जाती है टेंडर से। जब टेंडर ओपन किया जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उससे हम अर्नेस्ट मनी लेते हैं।
अगर उस अर्नेस्ट मनी को हम सेम डे पे रिफ़ंड कर दें, जिस दिन टेंडर ओपन किया जाता है उसी दिन अर्नेस्ट मनी को रिफ़ंड कर दिया जाए, तो उस अर्नेस्ट मनी की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। अगर अर्नेस्ट मनी सेम डे पे रिफ़ंड हो जाए, जिस दिन टेंडर ओपन हुआ उसी दिन अर्नेस्ट मनी को रिफ़ंड कर दिया जाए, तो उस अर्नेस्ट मनी की हम एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर बहुत सारे प्राइवेट चेक्स रिसीव होते हैं तो उनकी हम एंट्री कैश बुक में नहीं करते। हर चेक की हम इंडिविजुअल एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक अलग से रजिस्टर बनाते हैं फॉर्म 1A में, जिसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ चेक्स रिसीव्ड एंड एडजस्टेड। इस रजिस्टर में सभी चेक्स की एंट्री की जाती है और इन एंट्रीज़ का जो डेली का टोटल होता है उसे हम कैश बुक में लिखते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, एग्जाम्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। जो अर्नेस्ट मनी सेम डे पे रिफ़ंड की जाती है उसे हम कैश बुक पे नहीं लिखते, और ऐसे ही जो बहुत सारे प्राइवेट चेक्स रिसीव किए जाते हैं उनकी भी हम इंडिविजुअल एंट्री कैश बुक में नहीं करते। नेक्स्ट इज सब कैश चेस्ट। जब भी एम्प्लॉयज़ के पे एंड अलाउंसेस का चेक ड्रॉ किया जाता है उसकी एंट्री हम कैश बुक में एकदम से कर देते हैं पेमेंट साइड पे। तो आपको याद रखना है, जब भी एम्प्लॉयज़ के पे एंड अलाउंसेस का या फिर फेस्टिवल एडवांस का या टी एडवांस का चेक ड्रॉ किया जाता है उसकी एंट्री हम कैश बुक में करते हैं पेमेंट साइड पे। लेकिन एक्चुअल में कितनी डिस्बर्समेंट हो गई है एम्प्लॉयज़ को, कितनी अभी बाकी है, उसकी हम रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं करते। उसके लिए हम सब्सिडरी कैश बुक मेंटेन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितनी पेमेंट्स हो गई हैं, कितनी अभी नहीं हुई। इसी पे एक नोट है, अगर ये पेमेंट्स अनडिस्पर्स्ड रहती हैं अप टू 3 कंप्लीट मंथ्स तक, 3 महीनों तक ये पेमेंट नहीं होती, तो उस पेमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, रिफ़ंड कर देते हैं एज रिसीट। इसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो 5 लाख का चेक ड्रॉ किया था, 5 लाख का चेक ड्रॉ किया हमने, तो 5 लाख की पेमेंट कर दी हमने कैश बुक में, पेमेंट साइड पे उसकी एंट्री हो जाएगी 5 लाख की। अब मान लो इसमें से 5 लाख में से 4,50,000 की तो एक्चुअल पेमेंट हो गई है, लेकिन 50,000 की अभी बाकी है, और ये जो 50,000 की पेमेंट है ये 3 मंथ्स तक पेंडिंग रही, 3 मंथ्स तक अनडिस्पर्स्ड है। इतनी अमाउंट 50,000 की जो अमाउंट है ये 3 मंथ्स तक अनडिस्पर्स्ड है, तो इस अमाउंट को हम वापस से कैश बुक में ले लेंगे एज रिसीट। क्योंकि हमने हमारी कैश बुक में क्या शो कर रहा है कि 5 लाख की हमने पेमेंट की है, लेकिन हमने जब 3 महीनों के बाद देखा तो एक्चुअल में पेमेंट कितनों की हुई है, 4,50,000 की। 50,000 हमारे पास अभी अनडिस्पर्स्ड है, तो ये जो अनडिस्पर्स्ड अमाउंट है इसे हम वापस कैश बुक में एज रिसीट शो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कैश बुक है उसमें हम इसे एज रिसीट ले लेंगे। नेक्स्ट इज इंप्रेस्ड। ये एक टाइप का स्टैंडिंग एडवांस होता है फिक्स्ड अमाउंट का, जो किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि वो सर्टेन टाइप की डिस्बर्समेंट्स कर सके। इसकी एक अपर लिमिट होती है 5,000 रुपीज़ की, यानी कि 5,000 से ज़्यादा ये नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर इससे ज़्यादा देना है तो गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ती है। जिसे इम्प्रेस्ड दिया जाता है उसे एक इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट मेंटेन करना होता है फॉर्म 2 में। तो ये फॉर्म नंबर याद रखना है, इम्प्रेस्ड अकाउंट फॉर्म 2 में बनता है, और इस अकाउंट को रेंडर किया जाता है जब भी इसकी अमाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है, या फिर इस अकाउंट को रिकूप करवाना होता है, या फिर बिल्कुल ही बंद करना होता है, तो इस अकाउंट को रेंडर किया जाता है। अब हम एंट्री देखेंगे, इसकी एंट्री कैसे की जाती है बुक्स में। जब इम्प्रेस्ड को ओपन किया जाता है तो हम डेबिट करेंगे इम्प्रेस्ड हेड को, यानी कि 8672 हेड को, और क्रेडिट करेंगे 8782 कैश रेमिटेंस हेड को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्योंकि ट्रेजरी में से हम पैसा निकाल के इम्प्रेस्ड में दे रहे हैं, तो इम्प्रेस्ड को पैसा मिल रहा है, तो इम्प्रेस्ड वाला हेड क्या हो जाएगा, डेबिट। वही हमने किया, डेबिट कर दिया हमने इम्प्रेस्ड को 8672 को, और क्रेडिट हमने किया कैश रेमिटेंस हेड को, ट्रेजरी हेड को, क्योंकि ट्रेजरी में से पैसा निकालना है तो हम 8782 हेड को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही जब हम इम्प्रेस्ड को क्लोज करते हैं तो ये एंट्रीज अपोजिट हो जाती हैं, कैश रेमिटेंस को डेबिट करेंगे और इम्प्रेस्ड को क्रेडिट। तो ये एंट्रीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज टेम्पररी एडवांस। ये एडवांस टेम्पररी नेचर का होता है और सबऑर्डिनेट को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पेटी पेमेंट को करने के लिए।
जब वो सबऑर्डिनेट ये पेमेंट कर देता है, वो फिर अपना अकाउंट सबमिट करता है फॉर्म 2 में, और उसमें अगर कोई अनस्पेंट बैलेंस होता है वो भी मेंशन करता है। कई बार क्या होता है, जब डिस्पर्सिंग ऑफिसर टूर पे जाता है, उसे वहाँ पे पेमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, तो उन पेमेंट्स को करने के लिए वो मनी खुद भी ले लेता है, तो उस मनी को हम टेम्पररी एडवांस कंसीडर करेंगे। यानी कि जब भी आउट स्टेशन पेमेंट्स करने के लिए डिस्पर्सिंग ऑफिसर मनी लेता है, तो उस मनी को हम टेम्पररी एडवांस कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ट्रांसफ़र पे उसे एडवांस दे दिया जाता है, क्योंकि अभी ट्रेजरी या बैंक से एडवांस लेने में टाइम लग रहा है, तो उसे एडवांस फॉर द टाइमिंग खुद ही दे दिया जाता है, तो उस एडवांस को भी हम टेम्परेरी एडवांस कंसीडर करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।